अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम पोस्ट मॉडर्निज्म को डिस्कस करेंगे। ये भी कोई आईआर की स्पेशल थ्योरी नहीं है, बल्कि एक इंडिपेंडेंट लिटरली मूवमेंट है जो आउटसाइड द डोमेन ऑफ आईआर एग्जिस्ट करती है। आपको याद है जब मैंने नियो लिबरलिज्म और नियो रियलिज्म पढ़ाया था, तब हमने वहाँ पर एक बात डिस्कस की थी कि जहाँ पर नियो का वर्ड आ जाए तो उसका मतलब ये होगा कि ऑलरेडी एक थ्योरी एग्जिस्ट करती है, उसमें जो फ्लॉज हैं, ड्रॉबैक्स हैं, उसको अपडेट करके एक्सप्लेन किया जा रहा है अगली नियो के वर्ड के साथ। तो जहाँ पर पोस्ट का वर्ड आएगा ना, तो उसका मतलब है कि बिल्कुल ही ओपोजिट। तो ये पोस्ट मॉडर्निज्म है, तो इसका मतलब है ये मॉडर्निज्म की बिल्कुल ऑपोजिट है। तो पोस्ट मॉडर्निज्म को समझने से पहले आपको मॉडर्निज्म को समझना पड़ेगा, जिसकी ऑपोजिशन में ये एक पूरी मूवमेंट लॉन्च होती हुई नज़र आती है हमें। तो मॉडर्निज्म की बात करें तो मॉडर्निज्म लेट 19th और अर्ली 20th सेंचुरी की एक पैदावार है। इसमें कहा जाता था कि जो सॉल्यूशंस है प्रॉब्लम के, वो साइंटिफिक हैं, तो प्रॉब्लम्स की स्टडी भी साइंटिफिक ही होनी चाहिए। तो उसके बाद जो आप फिर सॉल्यूशन डिराइव करेंगे, उसी के मुताबिक आपको चलना है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें कि कहा जाता है कि डेमोक्रेसी जो है वो प्रॉस्पेरिटी लाती है, फ्ला इसी से है। बस यही एक तरीका है, मतलब कि आपने ग्रैंड सॉल्यूशन डेवलप कर लिया और फिर आपने कहना है कि अब ग्लोब के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो इसी के थ्रू ही रिजोल्व होंगे। एक मेटा नैरेटिव डेवलप कर लिया है। कोई भी कल्चर हो, कोई भी सोसाइटी हो, बस चला दो डेमोक्रेसी, फ़ायदा होगा। तो ये थी मॉडर्निज्म। तो मॉडर्निज्म कहता है कि मेटा नैरेटिव्स डेवलप करने हैं और ग्रैंड सॉल्यूशंस के तहत ही हमने चलना है। लेकिन जो पोस्ट मॉडर्निज्म है ना, जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं आज के लेक्चर में, इसकी जो टेंडेंसी है ये रिजेक्ट करती है ग्रैंड सॉल्यूशन को। पोस्ट मॉडर्निज्म की टेंडेंसी समझती है कि ये जो मेटा नैरेटिव्स हैं ये डेवलप किए गए हैं पावरफुल कंट्रीज़ और डेवलप कंट्रीज़ की तरफ से, ताकि वो कंट्रोल कर सके लेस पावरफुल को। और आईआर में जो हमें इसका इम्प्रिंट नज़र आता है, उसमें हमें तीन बड़े स्कॉलर्स की राइटिंग्स मिलती हैं। सबसे पहला है हमारे पास लियोटार्ड, जीन फ्रांसिस लियोटार्ड। अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो जाए तो माजरत। तो लियोटार्ड कहता है कि मेटा नैरेटिव्स जो हैं वो आपके प्रॉब्लम्स को सोल्व नहीं कर सकते। इंसानों के जो मसाइल हैं वो कल्चरल हैं, छोटी छोटी कम्युनिटीज़ में हैं। सो इनके जो सोल्यूशन हैं वो भी कल्चरल होने चाहिए। जो आपने ग्रैंड सोल्यूशन बनाया है ना, वो किसी दो केस स्टडीज़ में, किसी तीन केस स्टडीज़ में तो सक्सेसफुल हो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि वो पूरे ग्लोब में सक्सेसफुल हो जाए। तो लियोटार्ड कहते हैं कि आपको अपने सॉल्यूशंस कल्चरली ढूंढने पड़ेंगे, जिसका इम्प्रिंट हमें डेमोक्रेसी में ही नज़र आता है। डेमोक्रेसी की स्टडी में आपको एक टर्मिनोलॉजी मिलती है, कल्चरल डेमोक्रेसी, जो कल्चर टू कल्चर वेरी करती है। इसका इस्तेमाल फिर फेमिनिज्म वाले भी करते हैं। पोलीवर्सल फेमिनिज्म, जो पूरी दुनिया में यूनाइटेड नेशन के मुताबिक सॉल्यूशंस चाहते हैं अपने। इसके जवाब में एक सॉल्यूशन ये भी है कि औरतों के मसाइल जो हम कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं। जब आप वेस्ट के सॉल्यूशंस पूरी ग्लोब पे, नॉन वेस्ट कंट्रीज़ पे अप्लाई करने की कोशिश करोगे, तो उसका आपको फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए वो उसमें इतनी वेरिएशंस है फेमिनिज्म में। सो इन एग्जाम्पल से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि लियोटार्ड का जो कंटेक्स्ट है ये बड़ा ही मज़ेदार है कि मसाइल कल्चर टू कल्चर हैं, तो सोल्यूशन भी कल्चर टू कल्चर होने चाहिए। अब इसी में आप पाकिस्तान और इंडिया की एग्जाम्पल भी ले लें कि मसाइल का हल भी इनके कल्चर में ही है। जब ये कल्चर से बाहर की फोर्सेस को इनवाइट करते हैं और उनकी तरफ देखते हैं, तो फिर इनको सोल्यूशन ही नहीं मिलते। तो इसके बाद हमारे पास दूसरे जो बड़े बाबा जी हैं वो हैं दरिदा, जैक्वस दरिदा। ये कहते हैं कि पावर जो है वो कंस्ट्रक्ट करती है नॉलेज। जिसने पावर एक्वायर कर ली वो उसके ही नॉलेज होगा। पावर जैसे आपको बनाती है, वैसे आइडियाज़ ही कंस्ट्रक्ट होते हैं। ये जो कंस्ट्रक्शन है ना, ये पावर को सर्व कर रही है। जैसे अफ्रीका और इंडिया के बारे में सोचा जाता है, ये तो सिविलाइज्ड ही लोग नहीं है, हमने इनको सिविलाइज किया है। तो दरीदा कहता है कि इन कंस्ट्रक्शंस को डीकंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। यानी जो आइडिया ऑफ मेटानेटिव्स वाला है वो भी इसमें साथ में ही आ जाएगा कि जो आप तक सोल्यूशन पहुंचे हैं, हम नहीं मानते इन सोल्यूशंस को, हम अपने सोल्यूशंस खुद बनाएंगे। पोस्ट कलोनियलिज्म इसी आइडिया से इंस्पायर्ड है दरीदा के। ये कहते हैं कि जो सच हमारे तक पहुंचा है वो सच नहीं है, वो कंस्ट्रक्शन है। सच तक पहुंचना है तो इस कंस्ट्रक्शंस को डीकंस्ट्रक्ट करो पहले, फिर अगली कंस्ट्रक्शन होगी। अब यहाँ पर सवाल आता है कि ये करेगा कौन? तो ये कहते हैं कि ये कल्चर करता है।
और रिकन्स्ट्रक्शन भी कल्चर के थ्रू ही होगी। और ये कहते हैं कि जो रियलिटी है वो सोशली और कल्चरली कॉन्स्टिट्यूट होती है और आपको वहीं पर देखना पड़ेगा, इसको वहीं से डिकन्स्ट्रक्ट करके दोबारा से रिकन्स्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है। दरिद्र से रिलेटेड मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ जिससे इनके आइडियाज़ से आपको और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। कि एक दफ़ा इनसे इंटरव्यू किया गया और उनसे पूछा गया कि 9/11 के बारे में आपके क्या व्यूज़ हैं। तो ये आगे से सवाल करते हैं कि क्या ये कोई डेट है, तारीख है कोई, क्योंकि तारीख तो ऐसे नहीं लिखी जाती जैसे आप बोल रहे हैं। क्या ये कोई इवेंट है, वाक़या है, लेकिन वाक़या तो सिंबॉलिकली नहीं बताया जाता। क्या ये कोई सिंबल है, या ये कोई आपस में कनेक्टेड हैं या अलग अलग हैं, या अगर इनको अलग अलग कर दिया जाए जिस तरह 911, ये तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है। तो इन्होंने 4-5 पेजेस पे अपना इस क्वेश्चन का आंसर दिया। तो उससे फिर अंदाज़ा हुआ कि कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि एक आइडिया को कंस्ट्रक्ट कर दिया गया है 9/11 के साथ, कि जब भी कोई 9/11 का नाम लेता है हमारे माइंड में क्या चीज़ आ जाती है और ये किसने कंस्ट्रक्ट किया है। तो ये एक छोटी सी मिसाल है कंस्ट्रक्शन की। और तीसरे बड़े बाबा जी हैं जो हमारे पास, वो हैं माइकल फूको। स्पेलिंग इनके फोकाल्ट है लेकिन इनको प्रोनाउंस फूको किया जाता है। बहुत वेरिएशंस हैं इनमें भी, लेकिन आईआर में जो हमें इनकी वेरिएशन मिलती है वो ये नॉलेज पावर के रिलेशनशिप में है। ये बात तो दरिदा में भी मिलती थी हमें, लेकिन इसमें क्या फ़र्क है। लेकिन ये कहते हैं कि पावर डिटरमाइन करती है कि कैसा नॉलेज प्रोड्यूस होगा। ये बात ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बात तो आसान है, लेकिन इससे बाहर भी तो निकलना है। तो इससे बाहर निकलने के लिए फूकू कहता है कि अगर आपको अपना नॉलेज प्रोड्यूस करना है तो आपको अपनी पावर डेवलप करनी होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी एक स्टेट बना लें, अपना मुल्क बना लें और सोचें वहीं पे जाके फिर हम अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारेंगे, अपने मुताबिक लॉज बनाएंगे, तभी हम उसको कंस्ट्रक्ट कर अपनी पावर, अपना नॉलेज डेवलप कर सकेंगे। फूकू कहते हैं कि पावर जो है वो ऑलरेडी मौजूद है हर ग्रुप और सोसाइटल कम्युनिटी में। जब तक आप इसको रियलाइज़ नहीं करेंगे आप नॉलेज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। पूरी डीकोलोनाइजेशन की तारीख को इस कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं ये, और पूरी कोलोनाइजेशन इंपीरियलिज्म कैसे हुई कि पावर ने आकर अपनी मर्ज़ी के एजुकेशन सिस्टम दिए, अपनी मर्ज़ी के लॉज एंड रेगुलेशन दिए, अपनी मर्ज़ी का नॉलेज दिया, तो फिर लोग उसी के मुताबिक चले। और उसके बाद सेम इसी तरह फिर डीकोलोनाइजेशन को इसी कॉन्टेक्स्ट में एनालाइज करते हैं। तो ये हिस्टोरिसाइज तो बहुत ही ज़्यादा प्यारा करते हैं। मतलब जब क्लर्जी का दौर था तो नॉलेज वही प्रोड्यूस हो रहा था जो वो चाह रहे थे, जिस पर प्रीस्ट की स्टैंप लग गई वही हरफ आखिर था। जब साइंस पावर में आई फिर इस क्लर्जी को गलीलो से माजरत करनी पड़ी 350 साल बाद। सो पावर डिटरमाइन करती है हर चीज़ को। तो ये वो 3 बड़े बाबा जी थे जिनके आइडियाज़ हमें इंटरनेशनल रिलेशंस में वर्किंग करते हुए नज़र आते हैं। अगर कहीं पर कोई बड़ी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में नज़र नहीं आते तो डिप्लोमेटिक एटिकेट्स में नज़र आते हैं, स्टेट टू स्टेट रिलेशंस में नज़र आते हैं। तो पोस्ट मॉडर्निज्म में इन तीनों बाबा जी का मेन नैरेटिव यही था कि ज़रूरी नहीं है कि आप ग्रैंड सॉल्यूशंस की तरफ जाएं, मेटा नैरेटिव्स की तरफ जाएं, उनसे बाहर निकलने की ज़रूरत है। तो ये थी हमारे पास पोस्ट मॉडर्निज्म।